दोस्तों अभी कुछ खबरें निकल कर आई हैं जिसमें कि जापान जो है वो यूएसए से एक्सटेंडेड डेटरेंस की जो है मांग कर रहा है। अब एक्सटेंडेड डेटरेंस का मतलब क्या है यहाँ ये समझ लीजिए। इसमें ये है कि उसका जो एक परमाणु बम का जो एक अम्ब्रेला है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, वो तो जापान को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो यूएसए की कन्वेंशनल डेटरेंस है, मतलब कि जो नॉर्मल मिलिट्री माइट होती है, उसका सपोर्ट भी जो है जापान को मिलेगा। तो अब जापान ये एक्सटेंडेड डेटरेंस की बातें क्यों करने लग गया है? वैसे भी कोल्ड वॉर के बाद से ही जापान को जो है यूएसए का न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल है, लेकिन वो टेस्टिंग का समय अभी तक नहीं आया था। मतलब कि ऐसा कभी नहीं लगा था कि कोई भी यूएसए की ताकत को चैलेंज करेगा। मतलब कोई सभी बंदा सपने में नहीं सोचना सकता था कि कोई जो है कंट्री आके जो है यूएसए को चैलेंज करेगी। मतलब कि गीदड़ भक्कियाँ तो चलती थी, ठीक है, ज़ुबानी तीर तो चलते थे, लेकिन जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, उसके बाद इजराइल ईरान और इजराइल फिलिस्तीन की जो सिचुएशन बनी हुई है, उससे लग रहा है कि अब हर जगह जो है धीरे धीरे अब गर्म हो रही है। और यूएसए के लिए भी इसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहे जितना भी बढ़िया हो, एक साथ इतनी ज़्यादा जंगों को फंड करना और लगातार जो है उनको सपोर्ट करना, फंड करना, और लगातार गोला बारूद को बनाना और उनकी आपूर्ति को करना, सप्लाई को सुनिश्चित करना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है बम नहीं है कि ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी बन जाए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इनमें भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर जाते हैं, अलग अलग तरीके के सब सिस्टम्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इंटीग्रेशन जो कई जगह चीज़ों के साथ हो रहा है, ड्रोन्स के साथ भी हो रहा है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए, आपने उसका ऑर्डर दिया, वो बनेगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी होती है कि ये बैच सही है कि नहीं है, फिर वो जो है मतलब उसको स्वीकार किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो और अब जब जापान की बात समझ लेते हैं कि चीन की ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। वो अपनी नेवी में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहा है, उसकी रॉकेट फोर्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और चीन की जो है एक अच्छा ये है कि वो उस लगभग जल्दी से जल्दी जो अपनी परमाणु क्षमता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि देखिए, चीन के पास अगर ऐसा खुदा ना खास्ता अगर चीन वर्सेस यूएसए का जो अगर सिनेरियो बनता है, तो उसमें अगर उसके पास परमाणु बमों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उसका भी उसे एडवांटेज मिलेगा। तो ऑन पेपर का तो इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, रशिया की जो है इकॉनमी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके पास कई हज़ारों जो है परमाणु बम है। तो इसका इफेक्ट अब ये पड़ता है कि कोई भी जब रशिया को बात करता है तो उसको हल्के में नहीं लेता है। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल और इन सब देशों के पास परमाणु क्षमता है, लेकिन वो डिफेंस की क्षमता है। मतलब कि हमारे पास एक संख्या लिमिटेड है, 150 के अराउंड, 160 के अराउंड। लेकिन जो चीन की रिक्वायरमेंट है वो लगभग कि 1100-1200 के ऊपर पहुंचना चाहता है। और जो क्या कहते हैं, रशिया है, उसके पास तो हज़ारों में संख्या है। अमेरिका के पास तो वहाँ तो बात करना ही बेवकूफ़ी है। अब जापान की क्या प्रॉब्लम है कि चीन के पास नॉर्थ कोरिया नाम का भी एक पालतू कुत्ता है। नॉर्थ कोरिया क्या है? नॉर्थ कोरिया बिल्कुल चाइना पर डिपेंडेंट है। जितनी सारी वो अगर नॉर्थ कोरिया कुछ एक्सपोर्ट भी करता है तो वो सब चीन को करता है। जितनी उसकी टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वो सब चीन के थ्रू आती है। तो वो चीन हो सकता है डायरेक्ट कुछ काम ना करे, लेकिन नॉर्थ कोरिया का यूज़ करते हुए जो है वो कोई काम कर सकता है। और जापान के पास, क्योंकि देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम आपका कितना भी मजबूत हो, परमाणु बमों के खिलाफ वो कारगर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें टेस्टिंग करके देखा जाए। एक जापान पर ही हमला हुआ था, तो एक उनके पास उनका पास्ट भी ऐसा रहा है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि या तो वो जो है यूएसए के अलायंस को छोड़कर जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाए, और या फिर जो है वो यूएसए को जो है और किसी तरीके से मनाएं कि वो कन्वेंशनल सपोर्ट भी साथ में दे। क्योंकि देखिए, कोई भी देश ये जानना नहीं चाहता कि दूसरा देश उसके ऊपर परमाणु हमला करेगा कि नहीं करेगा रियल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऑन पेपर अच्छी लगती हैं और डर दिखाने के लिए सही लगती हैं। इनसे जो है आपका एक स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम जो है वो बनता है। जैसे कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, मतलब छुटपुट झड़पें चलती रहेंगी। ऐसे ही जो है चाइना जो है हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा और हिंदुस्तान चाइना पर हमला नहीं करेगा। तो इससे जो है एक तरीके का बैलेंस मेंटेन होता है।
लेकिन अगर आपकी कन्वेंशनल ताकत ना हो तो आपकी जो परमाणु क्षमता है वो धरी धरी रह जाएगी। क्योंकि देखिए, आप किसी पर परमाणु बम हमला शुरुआत में जब लड़ाई होगी तो आप नहीं जाएंगे, या एक तरीके का आपका ब्रह्मास्त्र रहता है। और जापान के पास क्योंकि ये क्षमता नहीं है तो वो यूएसए पर डिपेंडेंट है। जापान ने अपनी जीडीपी का 2% से ऊपर स्पेंड कर रहा है इस समय, और वो जो है उसके प्लान काफ़ी तगड़े हैं। वो अपनी जो एंटी शिप मिसाइल है उसको जो है इंक्लूड कर रहा है। जापान की एंटी शिप मिसाइल का जो उनकी कैपेबिलिटी वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये उनकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन है। क्योंकि वो ऐसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं, वो प्रॉपर आर्मी नहीं बोलते हैं अपनी देश की आर्मी को। तो ये धीरे धीरे करके जो है वो लूप होल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से ढूंढते हैं, और अब जो है वो एंटी शिप कैपेबिलिटी जो है इंक्लूड कर रहे हैं, खासकर चाइना के खिलाफ। क्योंकि जापान एक आइलैंड नेशन है, तो एक बढ़िया एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल जैसे कि हमारी ब्रह्मोस है वो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। जापान कुछ खुद भी डेवलप कर रहा है 1-2 मिसाइलें, और उसने बाकी यूएसए से भी जो है ख़रीदी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि आप चाहे यूरोप में ले लीजिए, मैक्रोन ने एक बयान पहले भी दिया था कि यूरोप जो है मोर्टल है, मतलब कि उसकी आयु सीमित है, वो मर भी सकता है। अभी उन्होंने फिर जो है एक कहा है, एक और जो है किसी वो कहते हैं टीवी चैनल को जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें फिर उन्होंने इसी तरीके की बात दोहराई है कि हम जो है अमेरिकन सिक्योरिटी यूरोप को भविष्य में नहीं बचा पाएगी। तो अब आप खुद समझिए कि भविष्य क्या है। क्योंकि अब हम हर रोज़ देख सकते हैं कि हर तरफ कन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों बढ़ रहा है। थैंक यू दोस्तों।